नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है शारदा सदन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है महासागरीय जल। तो सभी बच्चे ध्यान दें, ध्यान से सुने और समझें कि ये जो महासागरीय जल है इसका पृथ्वी के ऊपर कितना हिस्सा है और हमारे रहने के लिए स्थलीय भाग कितना है। जिस तरीके से हम स्थल के ऊपर, या हम यूं कहें कि स्थल का उपयोग हम रहने के लिए करते हैं, क्या हम जल में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन जलीय भाग का भी हम उपयोग करते हैं हमारे जीवन में। यदि जल है तो जीवन है, ये बात कही जाती है, और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे जो ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जल उपलब्ध है, और कोई भी ग्रह नहीं है जिसके ऊपर जल हो। यानी किसी ग्रह के ऊपर जल नहीं है, केवल पृथ्वी के ऊपर है। यदि हम पृथ्वी से ऊपर जाएं तो हमारे को ऊंचाई से पृथ्वी का जो जलीय भाग है ये नीला दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब ये नीला क्यों दिखाई देता है कि हमारी पृथ्वी के संपूर्ण भाग का 70.8% हिस्सा जल से भरा हुआ है। इसलिए हम ऊपर से देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी का जो जलीय भाग है ये हमारे को नीला दिखाई देता है। और जल के कारण ही इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव हैं वो रह रहे हैं। यदि जल नहीं होगा तो कोई भी सजीव जीवित नहीं बचेगा। अब ये जल कहां से आता है? इस जल का एक चक्कर है। पृथ्वी के ऊपर आता है, वापिस बादल बनते हैं, वापिस पृथ्वी के ऊपर आता है। यानी कि जल एक चक्रीय संसाधन है, या हम यूं कह सकते हैं कि जल एक नवीनीकरण संसाधन कहलाता है। यानी इसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, ये हमें दोबारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम इस जल को एक नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, और ये एक चक्रीय संसाधन कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जल चक्र क्या है। जल चक्र समझना होगा हमारे को कि पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्प में बदलता है। जब जल को तापमान अधिक प्राप्त होता है तो जल किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। और ये वाष्प धरातल से ऊपर उठकर ऊपर उठती है। वाष्प हल्की होती है, हल्की चीजें धरातल से ऊपर उठती हैं। ऊपर जाकर वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं, राख के कण होते हैं, नमक के कण होते हैं, उन कणों के ऊपर जाकर ये जल जो वाष्प है वो संघनित हो जाती है, और संघनित होकर उसके चारों तरफ संघनित होगी। संघनित होकर ये बूंदों का रूप ले लेती है। कई जलवाष्प या कई बूंदें आपस में मिलने के बाद में ये बादलों का रूप ले लेती है, बादल बन जाते हैं। और बादल जब भारी संपूर्ण तृप्तता आ जाएगी, संपूर्ण संतृप्तता हो जाएगी जब बादल में, तो बादल भारी हो जाते हैं। और भारी होने के बाद में, संतृप्त होने के बाद में, ये बादल या तो आपस में टकराते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे आती हैं। जब पानी की बूंदें नीचे आती हैं
तो उसको हम वर्षा कहते हैं। ये सागरीय जो महासागरीय जो भाग है वहां पर भी गिरेंगी, स्थलीय भाग है वहां पर भी गिरेंगी। जो स्थल के ऊपर पानी की बूंदें गिरती हैं वर्षा के रूप में, तो वहां स्थलीय भाग से बहकर नदियों के माध्यम से नदियां सागरों में गिरती हैं, महासागरों में गिरती हैं। वापस जल कहां आ जाता है? महासागरों में आ जाता है। और उसी प्रकार से यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है। महासागरों से वापस जलवाष्प बनेगी, बादल बनेंगे, धरातल पर आएंगे, धरातल से नदियों के माध्यम से महासागरों में चली जाएंगे। तो ये चक्कर हमेशा लगातार चलता रहता है, इसलिए हम इसी को क्या कहते हैं? जलीय चक्कर कहते हैं। अब हम बात करें महासागरीय जल की। देखिए, सबसे पहली चीज, महासागरीय जल की यदि बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी, यानी कि हम यूं कहें कि ग्लोब एक पृथ्वी का छोटा रूप होता है। पृथ्वी का यदि हम संपूर्ण पृथ्वी को देख तो नहीं सकते एक साथ, लेकिन इसके लिए हमने एक ग्लोब बनाया है। इसी ग्लोब को पृथ्वी का एक छोटा रूप समझा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब के 3/4 भाग पर, कितने पर? 3/4 भाग पर, अर्थात 70.2%, या हम यूं कह सकते हैं कई किताबों में 71% भाग के ऊपर भी जल प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन हम बात करें और कई में 70.2% भाग पर जल है और शेष जो 29.8% है उसके ऊपर स्थलीय भाग है। ग्लोब के 1/3 भाग, 1/3 मतलब 1/3 का मतलब हो गया 70.2% भाग के ऊपर जल है और 29.8% भाग पर स्थल मंडल है। ठीक है। जिस तरीके से हम देखते हैं स्थल के ऊपर आपको कई उच्चावच मिलते हैं या उच्चावच देखे जाते हैं। जैसे स्थल के ऊपर मैदान भी पाए जाते हैं, पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, दर्रे भी पाए जाते हैं, घाटियां पाई जाती हैं। उसी प्रकार से जो महासागर होते हैं उन महासागरों में भी इसी प्रकार के उच्चावच देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे स्थल मंडल के ऊपर मैदान है, उसी तरीके से जो महासागरों में मैदान भी पाए जाते हैं। गहरे दर्रे हैं, महासागरों में भी खाइयां पाई जाती हैं। पर्वत श्रृंखलाएं हैं, महासागरों में भी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिनको कटक के नाम से जानते हैं हम। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से स्थल मंडल के ऊपर जो उच्चावच देखते हैं हम, उसी प्रकार के महासागरीय क्षेत्र है उनमें भी उसी प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। यदि हम देखें कि महासागरों की जो औसत गहराई है वो 3800 मीटर है। कितनी है? 3800 मीटर है। तथा स्थल की ऊंचाई यदि देखें तो वो 840 मीटर है। हम जिस तरीके से स्थल मंडल के ऊपर जो उच्चावच हमारे को दिखाई देते हैं, उसी तरीके से महासागरों में भी उच्चावच पाए जाते हैं। और इसी आधार पर हम महासागरीय उच्चावचों को 4 भागों में बांटकर देखते हैं। 4 भागों में बांटेंगे और उनका विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला भाग जो है वो है महाद्वीपीय मग्न तट। कौन सा है? महाद्वीपीय मग्न तट। यानी पहला जो उच्चावच है उसका नाम है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि जो 4 भाग हैं इसके, पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल
और तीसरा है गहरा महासागरीय मैदान, और चौथा होता है महासागरीय गर्त। इन चारों भागों का, 4 भागों में जो उच्चावच को बांटा है महासागरीय जल को, उसका अध्ययन करेंगे हम। पहला लेते हैं हम महाद्वीपीय मग्न तट। जो ये महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं, ये महाद्वीपों के किनारे वाले भाग होते हैं जो जल में डूबे होते हैं। वैसे तो होते क्या हैं, ये महाद्वीप के ही भाग होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? महासागरीय उच्चावच की। महासागरीय उच्चावच में पहला जो भाग लिया हमने, महाद्वीपीय मग्न तट। इसका अर्थ समझिए आप, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि महाद्वीप का वह भाग जो किस में डूबा हो? जल में डूबा हो। ठीक है, वो क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट। लेकिन ये हिस्सा किसका है? महासागरीय उच्चावच का भाग है। ये महाद्वीपीय मग्न तट किसका भाग है? महासागरीय उच्चावच का भाग है। किसमें? ये भाग तो किसका है? महाद्वीप का है, लेकिन महासागर के जल में ये क्या है? डूबा हुआ है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? महाद्वीपीय मग्न तट। इनकी जो गहराई होती है वो औसतन 100 फैदम तक होती है। कितनी गहराई होती है? 100 फैदम तक होती है। महासागरों की गहराई हमेशा फैदम में मापी जाती है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि 1 फैदम बराबर होता है 6 फुट के। 1 फैदम में कितने फुट होते हैं? 6 फुट होते हैं। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तटों की जो औसत गहराई होती है वो 600 फुट तक होती है, या हम यूं कह दें कि 100 फैदम होती है। ठीक है, 100 फैदम में कितने फुट हो गए? 600 फुट हो गए। ठीक है, यदि इनका ढाल देखें तो सबसे कम ढाल इसी भाग में पाया जाता है। महाद्वीपों का महासागरीय उच्चावचों में सबसे जो कम ढाल पाया जाता है, वैसे तो सबसे कम ढाल पाया जाता है महासागरीय नितल मैदानों का पाया जाता है, जिसमें बहुत ही मंद ढाल होता है। लेकिन इसमें जो महाद्वीपीय मग्न तट है, इनका जो ढाल होता है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री ही ढाल पाया जाता है। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलो, आप तो 11वीं क्लास पढ़ रहे हो सकता है आपसे भी पूछ लिया जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल कितना पाया जाता है? तो 1 से 3 डिग्री ढाल पाया जाता है। लेकिन अब आप आगे बढ़ोगे, कोई कंपटीशन के एग्जाम दोगे, उनमें काफी बार पूछा जाता है कि महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल कितना पाया जाता है? तो 1 डिग्री से 3 डिग्री ढाल पाया जाता है। ठीक है, इसकी गहराई हो गई 100 फैदम, ढाल हो गया 1 से 3 डिग्री ढाल हो गया। इसकी यदि चौड़ाई देखें तो चौड़ाई में कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कितनी चौड़ाई होगी। ठीक है, लेकिन यदि औसतन चौड़ाई हम देखते हैं तो ये 48 किलोमीटर के लगभग होती है। औसतन जो चौड़ाई देखें हम महाद्वीपीय मग्न तटों की, यदि औसतन चौड़ाई देखते हैं तो ये 48 किलोमीटर तक होती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी की 48 किलोमीटर हो सकता है किसी महासागर के मग्न तट की जो चौड़ाई है वो ज्यादा हो सकती है। जैसे अटलांटिक महासागर के मग्न तटों की चौड़ाई ज्यादा मिलती है, उसी तरीके से यदि प्रशांत महासागर की, कौन से? पश्चिमी प्रशांत महासागर की मग्न तट की जो चौड़ाई देखें, कहां पर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पास में देखें। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास में प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई
कम पाई जाती है। वहीं पर अटलांटिक महासागर के महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई ज्यादा पाई जाती है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तटों की जो चौड़ाई है वो स्थलीय जो उच्चावच होते हैं वो उनको नियंत्रित करते हैं। यानी कि यूं कहें कि स्थलीय उच्चावचों की वजह से महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई अधिक या कम हो सकती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर में देखिए, जैसे पश्चिमी प्रशांत महासागर है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास में जो ये महाद्वीपीय मग्न तट है इसकी चौड़ाई क्या है, बहुत ही कम है। और वहीं यदि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में देखें, यहां पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का जो महाद्वीपीय मग्न तट है ये इससे काफी चौड़ा है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तटों की जो चौड़ाई है वो स्थल मंडल के जो उच्चावच होते हैं वो उनको प्रभावित करते हैं। अब यदि महाद्वीपीय मग्न तट के नजदीक कोई पर्वत श्रृंखला है तो उस महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई कम होगी। यदि महाद्वीपीय मग्न तट के समीप कोई मैदान है तो उस महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अर्थात महाद्वीपीय मग्न तटों को चौड़ाई को कौन प्रभावित करेगा, स्थल के उच्चावच प्रभावित करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरा जो उच्चावच है, महासागरीय उच्चावच है महाद्वीपीय मग्न ढाल की। ये दूसरे नंबर पे है। महाद्वीपीय जो मग्न ढाल है वो महाद्वीपीय मग्न तट और जो महाद्वीपीय मैदान या हम यूं कहें कि सागरीय जो मैदान होते हैं उनके बीच वाला जो भाग होता है उनको महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। समझ रहे हो, ये बार बार महाद्वीपीय मग्न मग्न आ रहा है शब्द में, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। समझिए, महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय जो मैदान है उनके बीच वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। कौन से, मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल किसके बीच में पाया जाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय मैदान के बीच में क्या पाया जाएगा, महाद्वीपीय मग्न ढाल पाया जाएगा। देखिए, ये आपका स्थल मंडल था। ठीक है, ये जो भाग है ये क्या कहलाया, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, अब आगे का जो ये भाग है ये महासागरीय मैदान है। ये क्या है, महासागरीय मैदान है। जो ये भाग बचा है, बीच वाला भाग, इन दोनों के बीच में, ये क्या कहलाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय मैदान के बीच वाला ये भाग महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाएगा। इनकी जो औसत ढाल होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल का औसत ढाल 5 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्न तट का कितना ढाल बताया मैंने, 1 डिग्री से 3 डिग्री। और महाद्वीपीय मग्न ढाल का ढाल कितना है, 5 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें बार बार पूछा जाता है
ये इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल और महाद्वीपीय मग्न तट कौन से का पूछ रहा है। दोनों याद है उसके, लेकिन बार बार यही सोचता है कि एक तो याद है 1 डिग्री से 3 डिग्री, एक याद है 5 डिग्री। अब महाद्वीपीय मग्न तट का बताए या महाद्वीपीय मग्न ढाल का बताए, तो मग्न ढाल का तो कितना होता है 5 डिग्री और मग्न तट का कितना होता है 1 डिग्री से 3 डिग्री। ठीक है, ये 5 डिग्री मैंने औसत बताया है आपको। हो सकता है इनका ढाल ज्यादा भी है, इनका जो मग्न ढाल होता है ये ज्यादा भी पाया जाता है। हिंद महासागर के पास में इसका मग्न ढाल 10 डिग्री पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन औसत यदि हम देखते हैं तो इनका ढाल कितना होता है 5 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें जो जल की गहराई है, महाद्वीपीय मग्न तट में जल की गहराई कितनी थी 100 फैदम अर्थात 600 फुट, और इसकी जो जल की गहराई है वो कितनी है 200 से 2000 मीटर। महाद्वीपीय मग्न ढाल की जो गहराई आएगी वो कितनी है 200 से 2000 मीटर गहराई आएगी जल की। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल पाए जाते हैं। यानी पूरा समस्त सागरीय क्षेत्र देखें, सागरीय क्षेत्र में क्या क्या आ गए, महाद्वीपीय मग्न तट आ गए, महाद्वीपीय मग्न ढाल आ गए, महासागरीय मैदान आ गए और गर्त आ गए। इनको मिला लें हम, उनमें से 8.5% हिस्से पर महाद्वीपीय मग्न ढाल पाए जाते हैं। ठीक है, यदि हम देखें कि अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय मग्न ढाल का जो हिस्सा है वो 12.4% है। कितना है 12.4%। अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट का हिस्सा कितना है 12.4% है। यदि हम प्रशांत महासागर का देखें तो प्रशांत महासागर का है 7%। कितना है 7%। और यदि हिंद महासागर का देखें कि मग्न ढाल कितना है कुल महासागरीय क्षेत्रफल का, तो वो है 6.5%। कितना है 6.5%। तो सबसे ज्यादा मग्न ढाल का हिस्सा कौन से महासागर में पाया जाएगा, अटलांटिक महासागर में पाया जाएगा। कितना 12.4%। बाद में प्रशांत महासागर का है 7% और हिंद महासागर का है 6.5%। देखिए, महाद्वीपीय मग्न ढालों के ऊपर निक्षेप नहीं पाए जाते। निक्षेप ज्यादा कहां पाए जाएंगे, महाद्वीपीय मग्न तटों के ऊपर निक्षेप नहीं पाए जाते, अभाव पाया जाता है इनका। हां, थोड़ी पतली मात्रा में, यह नहीं होता है कि निक्षेप नहीं पाए जाएंगे, थोड़ी बारीक मात्रा में महाद्वीपीय मग्न ढालों के पास में निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, और बाकी महाद्वीपीय मग्न ढालों में निक्षेपों का अभाव पाया जाता है। सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे, महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाए जाएंगे, थोड़े बहुत पाए जाएंगे महाद्वीपीय मग्न ढाल पर, लेकिन महासागरीय मैदानों में निक्षेप कभी भी नहीं पाए जाते। महासागरीय मैदानों में केवल जो जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतु हैं या पदार्थ हैं, अब वो पदार्थ ज्वालामुखी से भी आ सकते हैं, या महासागरीय जो पदार्थ हैं उन्हीं का निक्षेप पाया जाएगा। कहां पर, महासागरीय मैदानों में। बाहर का निक्षेप नहीं होगा, ना की मात्रा में होगा। बात करते हैं हम, जो तीसरा भाग है महासागर का, वो है गहरे सागरीय मैदान। देखिए, अभी एक इसमें यह बता देता हूं मैं आपको
कि अभी मैंने कहा कि महासागरीय निक्षेपों का अभाव पाया जाता है। तो ये निक्षेप क्या है? निक्षेप होते हैं जो बाहर से स्थल मंडल से जो नदियां अपने साथ में अवसाद लेके आई है, कंकड़, पत्थर, मृदा, कुछ भी अवसाद हैं, वो अवसाद महासागर में गिरेगी नदी, तो वो अवसाद या तो पहले छोड़ेगी या अपने साथ में लेके महासागर में भी छोड़ेगी। जो महासागर में अवसाद छोड़े जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उनको कहते हैं निक्षेप। तो सबसे ज्यादा निक्षेप महाद्वीपीय मग्न तट पर मिलेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या प्रारंभ हो जाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल प्रारंभ हो जाते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न ढालों में निक्षेपों का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। तीसरा आता है हमारे पास में गहरे सागरीय मैदान। महासागर की जो क्षेत्र है उसका सर्वाधिक हिस्सा महासागरीय मैदानों का होता है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र को देखें तो उनमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो किसका है? महासागरीय या गहरे सागरीय मैदानों का है। महासागरीय नितल का सर्वाधिक भाग है। इसकी जो गहराई होती है वो 3000 से 6000 मीटर की होती है। गहरे सागरीय मैदानों की जो गहराई है वो कितनी है? 3000 से 6000 मीटर तक होती है। और यदि बात करें हम कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र का गहरे सागरीय मैदानों का हिस्सा कितना है, तो मैदानों का हिस्सा है 80.1%। कितना है? 80.1%। और मग्न ढालों का हिस्सा कितना था? देखिए 8.5%। और इन गहरे सागरीय मैदानों का हिस्सा कितना है? 80.1%। यानी सर्वाधिक हिस्सा किसका आएगा? गहरे सागरीय मैदानों का आएगा। इनमें जो ढाल होता है, ये ढाल बहुत ही मंद होता है। ढाल कैसा होता है? बहुत ही मंद होता है, ना बराबर के पाया जाता है। जैसे हम स्थल मंडल के ऊपर समतल मैदान देखते हैं, उसी प्रकार से महासागरों में भी समतल मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, जो ढाल इसमें क्या होगा? मंद पाया जाएगा। इनमें अवसाद नहीं देखे जाएंगे। अवसादों का क्या होता है? अभाव। अवसाद के रूप में जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं या महासागर के जो पदार्थ हैं, वो ही अवसाद के रूप में जमा होते हैं। बाकी बाहर से जो अवसाद है, स्थल मंडल से लाए गए अवसाद हैं, वो नहीं देखे जाते हैं इसमें गहरे सागरीय मैदानों में। ठीक है, यदि गहरे सागरीय मैदानों का विस्तार देखा जाए तो 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। यदि ग्लोब की बात करते हैं हम, ये 0 डिग्री अक्षांश है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, कौन से अक्षांश से? उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके मध्य, यानी कि इनके मध्य जितने भी महासागर हैं, उन महासागरों का गहरे महासागरीय जो मैदान है उनका हिस्सा सर्वाधिक है, यानी कि उनका विस्तार बहुत ही ज्यादा है। कितने अक्षांश से? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य महासागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। और सबसे कम विस्तार कहां देखने को मिलेगा या ना के बराबर होता है? 60 डिग्री से 70 डिग्री। कितना? 60 डिग्री से 70 डिग्री, दोनों अक्षांशों में। उत्तरी अक्षांश 60 डिग्री से 70 डिग्री और इसमें 60 डिग्री से 70 डिग्री, दोनों अक्षांशों में जो सागरीय मैदान है उनका अभाव होता है।
ये यहां नहीं देखे जाते, सागरीय मैदान नहीं देखे जाते। अगली बात करते हैं हम चौथे भाग की, महासागरीय गर्त की। जैसे हमने स्थल मंडल पे गहरी खाइयां देखी हैं, गहरे दर्रे देखे हैं, उसी प्रकार से महासागरों में भी गहरे गर्त पाए जाते हैं, गहरे खड्डे पाए जाते हैं। उनको महासागरीय गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागरीय गर्त कहते हैं। ये जो महासागरीय गर्त हैं, ये संपूर्ण जो महासागरीय क्षेत्रफल था, किसी महासागर का क्षेत्र, संपूर्ण पूरे महासागरों का क्षेत्र है, उनमें 7% भाग पर, कितने भाग पर? 7% भाग पर क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। 8.5% पर क्या पाए गए? महाद्वीपीय मग्न ढाल पाए गए। महासागरीय मैदान कितने पे पाए गए? 80 पॉइंट, ठीक है। और गर्त कितने पे पाए जाएंगे? 7% पर। 7% हिस्सा किनका है? गर्तों का है, ठीक है। गर्त दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो गर्त और दूसरा कहते हैं हम खाइयां। क्या कहते हैं? खाई, जिसको ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच अंग्रेजी में, ठीक है। गर्त होता है, ये क्षेत्रफल में कम होते हैं, इनका क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा, लेकिन गहराई क्या होगी? अधिक होगी। गर्त का क्षेत्रफल कम होगा लेकिन गहराई अधिक होगी, ठीक है। लेकिन खाइयां जो होती हैं ये काफी लंबी होती है, ठीक है। खाइयां कैसी होंगी? काफी लंबी होगी। दोनों में बहुत ही छोटा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है भाई। एक तो हमने कहा गर्त में क्या होगा? क्षेत्रफल कम होगा, यानी कुछ क्षेत्रफल तक ही होगा, लेकिन गहराई क्या होगी? बहुत अधिक होगी, ठीक है। लेकिन खाई जो ट्रेंच होती है, ट्रेंच अधिक लंबी होती है। क्या होती है? अधिक लंबी होती है। गहराई भी होती है, ऐसा नहीं है कि गर्त से कम गहराई होती है, गहराई हो सकती है लेकिन लंबी होगी। लेकिन ये जो गर्त होंगे वो गहरे ज्यादा होंगे और क्षेत्रफल इनका क्या होगा? कम होगा। अभी तक हमारे जो महासागर हैं, उन महासागरों में 57 गर्तों का पता लगाया गया है। कितने गर्तों का? 57 गर्तों को खोजा गया है। ये जो गर्त है ना, ये गर्त कहां पाए जाएंगे? ये गर्त मतलब जो गर्त है वो महाद्वीपों के समीप पाए जाएंगे, महाद्वीपों के समीप पाए जाते हैं, या हम यूं कहें कि जो द्वीप होते हैं, द्वीपों के नजदीक पाए जाते हैं। कहां पर? द्वीपों के नजदीक पाए जाते हैं या महाद्वीपों के नजदीक पाए जाते हैं। कौन से? गहरे गर्त, ठीक है। अभी तक हमने जितने गर्त खोजे हैं महासागरों में, वो 57 गर्तों का पता लगाया गया है। सबसे ज्यादा जो गर्त हैं वो प्रशांत महासागर में देखे गए हैं। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। यानी कि सबसे बड़ा जो महासागर है कौन सा है? प्रशांत महासागर है। उसमें कितने गर्तों को खोजा गया है? 32 गर्तों को खोजा गया है। और विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त भी प्रशांत महासागर में खोजा गया है, और उस गर्त का नाम है, क्या है? मेरियाना गर्त। क्या नाम है? मेरियाना गर्त। यानी कि हम इसको मेरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं, जिसकी गहराई कितनी है? 11.02 किलोमीटर। कितनी है? 11.02 किलोमीटर, जो विश्व का, मतलब विश्व का क्या कहेंगे हम? पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कहां पर है? प्रशांत महासागर में है। क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त। आपको मैंने पहले पाठ, दूसरे पाठ में जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसमें भी बताया था मैंने आपको कि एक सिद्धांत दिया था, उसमें कहा गया था कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की उत्पत्ति में बताया था कि चंद्रमा का निर्माण किस तरीके से हुआ कि पृथ्वी से ही एक हिस्सा निकला
एक पिंड निकला जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ, और पृथ्वी से जहां से निकला वहां पर एक गहरा गर्त बन गया, ये बताया था मैंने आपको, और उसी का नाम क्या दिया, मेरियाना ट्रेंच नाम दिया। तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच। इसके बाद में अटलांटिक महासागर में 19 गर्तों का पता लगाया गया है। कितने का? 19 गर्तों का। और हिंद महासागर में 6 गर्तों का पता लगाया गया है। हिंद महासागर में एक गर्त है, क्या नाम है? सुंडा गर्त। क्या नाम है? सुंडा गर्त। गर्त का नाम है सुंडा गर्त। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंद महासागर का गर्त है, गर्तों के नाम दे देगा ऑप्शन में, और सुंडा गर्त यानी कि सबसे प्रमुख जो गर्त है हिंद महासागर का क्या है? सुंडा गर्त। और प्रशांत महासागर का जो गर्त है वो क्या है? मेरियाना ट्रेंच। तो ये तो बात हुई महासागरीय उच्चावचों की। 4 भागों में बांटा हमने महासागरों को, महासागर के उच्चावच को। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे उच्चावच और देखे जाते हैं। ये इसके अलावा छोटे छोटे उच्चावच और देखे जाते हैं, तो उनका भी अध्ययन कर लेते हैं हम। भाई 4 तो प्रमुख उच्चावच हो गए महासागरों के, लेकिन कुछ छोटे और देखे जाते हैं, उनका देखते हैं हम। कि पहला तो है इसमें मध्य महासागरीय कटक, यह भी उच्चावच देखने को मिलता है। जैसे विश्व का सबसे जो लंबा कटक है वो अटलांटिक कटक है, अटलांटिक महासागर में कटक है। ठीक है, ये कटक होते क्या है? महासागरों के जो मैदान थे उन मैदानों में ये कटक पाए जाते हैं। जब 2 श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो ये ऊपर भाग उठते हैं। इन्हीं ऊपर उठे हुए भागों को, जो ऊपर से नकुले होते हैं, इनको महासागरीय कटक कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागरीय कटक। ये महासागरीय जो कटक हैं ये महासागर की सतह तक भी आ सकते हैं, महासागर के सतह तक भी देखे जाते हैं। तल से उठेंगे और सतह तक ये महासागरीय कटक देखने को मिलते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि महासागरीय जो कटक हैं वो एक लंबी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। और इसका निर्माण किस तरीके से होता है? जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो जो धरातल है उसका भाग क्या होता है? ऊपर उठता है। ठीक है, ऊपर उठकर वो नकुला बन जाता है, यानी एक पर्वत शिखर का रूप ले लेता है। उसी को महासागरों में महासागरीय कटक के नाम से जाना जाता है। दूसरे होते हैं समुद्री टीले, यानी कि जिस तरीके से आप स्थल मंडल के ऊपर टीले देखते हो, रेत के टीले, पत्थरों के जो टीले ये देखते हो, उसी तरीके से महासागरों में भी समुद्री टीले पाए जाते हैं। यानी कि ये समुद्र तल से ऊपर उठे होंगे, लेकिन जैसे कटक तो मैंने बताया कि ऊपर से क्या होगा? नकुला होगा, लेकिन ये जो टीले हैं ये नकुले नहीं होते हैं। ऊपर से कुछ भाग इनका समतल होता है, जिनको हम क्या नाम देते हैं? समुद्री टीले। ठीक है, लेकिन महासागरीय कटक समुद्र की सतह तक आ जाते हैं, लेकिन जो समुद्री टीला है वो महासागर की सतह तक नहीं पहुंच पाते, वो नीचे ही होते हैं, यानी कि इनकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है। अगले होते हैं जलमग्न कैनियन। जलमग्न कैनियन यानी गहरी खाइयां। जिस तरीके से एक नदी कैनियन बनाती है, यानी कि नदी गुम्फित जो प्रवाहित हो रही थी, गहरी घाटियों में बह रही थी, उसको कैनियन बोल रहे थे हम। उसी प्रकार से महासागरों में भी क्या पाई जाती है? जलमग्न कैनियन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलमग्न कैनियन। ये जो जलमग्न कैनियन है ये महाद्वीपीय मग्न तट के और महाद्वीपीय मग्न ढाल के बीच में पाई जाती है।
जो स्थल मंडल से नदियां आती हैं, ये इनको महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल को गहरा करती हैं और उन्हीं का नाम दे दिया जाता है जलमग्न कैनियन। ठीक है, जिस प्रकार से एक नदी है कोलोराडो नदी, जो कोलोराडो जो नदी है वो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। ठीक है, कोलोराडो कौन सी कैनियन का निर्माण करती है? ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। उसी प्रकार से महासागरों में भी कैनियन का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए हडसन कैनियन, ये एक महासागरीय या जलमग्न कैनियन है। कौन सी है? जलमग्न कैनियन। जिस तरीके से कोलोराडो नदी ने कैनियन बनाई, ग्रैंड कैनियन, उसी तरीके से जलमग्न कैनियन है एक हडसन कैनियन, उदाहरण है ये हडसन कैनियन का। इसके अलावा महासागरों में निमग्न द्वीप भी पाए जाते हैं। निमग्न द्वीप यानी कि द्वीप जो किससे ढक गया है? जल से ढक गया है, यानी समुद्र तली पर है, ऊपर उठा हुआ भाग। ठीक है, ऊपर से समतल, तली से ऊपर उठा हुआ भाग जो जल में डूबा हुआ है, उनको क्या कहेंगे? निमग्न द्वीप कहेंगे। भाई द्वीप तो ऊपर आएगा, द्वीप तो जल के ऊपर आएगा, जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो, उसको क्या कह देते हैं हम? द्वीप। यदि वो द्वीप पानी में डूब जाए तो उसको क्या कहते हैं? निमग्न द्वीप कहते हैं। ये महासागरों में पाए जाते हैं। इनके अलावा एक उच्चावच और पाया जाता है, प्रवाल द्वीप। ठीक है, ये जो प्रवाल द्वीप है, ये इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों के माध्यम से होता है। समुद्र में जो प्रवाल पाया जाता है, ये प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं और उन्हीं के माध्यम से एक द्वीप यानी कि एक ऊंचे उठे हुए भाग का निर्माण हो जाता है, एक चबूतरे का निर्माण हो जाता है, जिसको हम प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। इस प्रवाल द्वीप को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बुक में है ये प्रवाल द्वीप, इसको हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो हमने महासागर के 4 उच्चावच पढ़े, 4 उच्चावचों के साथ साथ में हमने और छोटे उच्चावच भी देखे महासागरों में, जैसे मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, समुद्री टीले, ठीक है, जलमग्न कैनियन या निमग्न द्वीप और प्रवाल द्वीप, इनका अध्ययन किया और महासागर के 4 उच्चावचों का अध्ययन किया। अब आगे के इसी अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे महासागर में लवणता, महासागर की गहराई, ठीक है, तापमान, लवणता, इनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, अगले अध्याय में हम उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।